हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्लेरेशन या त्वरक के बारे में। तो एस्लेरेशन प्रिंसिपल सबसे पहले जानेंगे कि किन्होंने दिया था। तो ये जो प्रिंसिपल था वो जेएम केन्ज ने डेवलप किया था, लेकिन उससे पहले भी कई जो इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने इनका यूज़ किया था वो थे हमारे अफ्तालियन। ठीक है, अफ्तालियन ने 1907 में इसको दिया था। फिर उसके बाद 1914 में बैकरडाइक ने दिया। फिर 1970 में प्रोफेसर जेएम केन्ज ने इसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद सैमुअल्सन ने इनको एक्सप्लेन किया। लेकिन जो मेन कंसेप्ट था वो यहाँ पे जेएम केन्ज लेके आए थे कि एस्लरेशन प्रिंसिपल आखिरकार होता क्या है और वो कैसे काम करता है। तो अब जान लेते हैं कि एस्लरेशन प्रिंसिपल आखिरकार होता क्या है। देखिए, एस्लरेशन प्रिंसिपल में होता है कि इनकम में चेंज होने से हमारी नेट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल में क्या चेंज होगा। ठीक है, कि पहले क्या चेंज होगा, पहले हमारे इनकम में चेंज होगा और इनकम में चेंज होने की वजह से, ठीक है, जब इनकम में चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारे जो है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट या फिर इसको हम कह सकते हैं कि कैपिटल में क्या चेंज होगा। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल में जो चेंज होगा वो हमारा यहाँ पे कहलाएगा एस्लरेशन प्रिंसिपल। कि इनकम में चेंज हुआ, उसके बाद हमारी नेट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल में क्या चेंज हुआ, ये बताता है एस्लरेशन प्रिंसिपल। देखिए, द एस्लरेशन प्रिंसिपल इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट ड्रॉ कनेक्शन बिटवीन फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जब हमारे कंजम्पशन में चेंज होता है, ठीक है, कि पहले हमारे कंजम्पशन में चेंज होगा, कंजम्पशन में चेंज होता है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट होता है, उसके बाद क्या होती है, फिर हमारी जो है इनकम में चेंज आता है, फिर हमारे कंजप्शन में चेंज आता है। तो मेन क्या होगा कि इनकम में पहले चेंज आएगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंजप्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, इनकम में चेंज होगा, उसकी वजह से कंजप्शन इंक्रीज डिक्रीज होगी, और फिर कंजप्शन की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज होगा, और उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज आएंगे, फिर से हमारी इनकम में चेंज आएंगे। तो एस्लरेशन सिंपल हमें बताता है कि हमारी इनकम में चेंज आने की वजह से हमारी नेट इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये था सिंपल एस्लरेशन प्रिंसिपल। अब आपको एक एग्जांपल से भी हम बता देते हैं कि एस्लरेशन प्रिंसिपल आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम जो है एक दिन में 50 बोतल बना लेते हैं। ठीक है, एक इंडस्ट्री है, एक दिन में 50 बोतल वो बना लेती है। एक बोतल का प्राइस जो है वो 20 रुपये है। एक बोतल 20 रुपये की है, तो टोटल यहाँ पे क्या हुआ, 50 × 20, ठीक है, 20। तो ये आपका हो जाएगा 1000 रुपये। तो 1000 रुपये यानी वो एक दिन में कमा लेती है, क्योंकि एक दिन में 50 बोतल बनाती है। अब अचानक से जो है कंजम्पशन बढ़ जाती है, मतलब लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं बोतल की डिमांड अगर दोगुनी हो जाती है, यानी कि अब पहले 50 बोतल लेते थे, अब 100 बोतल की डिमांड होगी, तो हमारी जो है इसकी वजह से इनकम में क्या चेंज होगा, वो 2000 हो जाएगी। ठीक है, कि हमें 2000 रुपये में अब बोतलें बेचनी पड़ेंगी। लेकिन ये 2000 रुपये तभी बन सकते हैं जब हम एक और नई मशीन लेके आएँ, ताकि जो है हम मतलब यहाँ पे क्या कर सकें, अधिक से अधिक बोतलों को का प्रोडक्शन कर सकें। अब एक मशीन की कीमत आपकी 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये यहाँ पे मशीन की कीमत है, और आपने प्रोडक्शन करना है 2000 रुपये तक का। ठीक है, पर डे। तो पर डे 2000 का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको एक 10,000 रुपये की मशीन लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे एस्लरेशन आएगा, तो वो आएगा आपका कि आपकी यहाँ पे कैपिटल में क्या चेंज हुआ, ठीक है, उसकी वजह से इनकम में क्या चेंज होगा। ठीक है, ये इनका फॉर्मूला होता है एस्लरेशन का, कि आपकी कैपिटल में क्या चेंज होगा और उसके वो इनकम पे डिपेंड करेगा। अब इनकम 2000 रुपये अगर लेनी है, तो उसके लिए हमें कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है ये सिंपल 5/1, यानी कि अगर हमें जो है 5 रुपये, 1 रुपये का उत्पादन करना है, ठीक है, कि अगर हमें 1 रुपये का उत्पादन करना है, तो उसके लिए 5 रुपये की जो है कैपिटल लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो एस्लरेशन प्रिंसिपल यही बताता है कि हमें
कुछ पैसे एक्स्ट्रा और कमाने के लिए, यानी कि अपनी इनकम में और अधिक चेंज लाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो ये पता लग गया कि 1 रुपया अगर हमें एक्स्ट्रा कमाना है तो उसके लिए 5 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही हमें एक्सेलरेशन प्रिंसिपल बताता है कि इनकम में चेंज होने से हमारी कैपिटल में क्या चेंज होगा। चलिए अब इनका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे W = चेंज इन K बाय में चेंज इन Y। K यहाँ पे हमारी कैपिटल है और Y हमारी यहाँ पे इनकम है। ठीक है, कि इनकम में चेंज होगा, फिर उसके बाद इस इनकम में चेंज जो होगा वो हमारी कैपिटल में चेंज जो है आएगा उसका बता देगा। तो यही हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे निकल जाएगा कि कितने ज़्यादा इनकम कमाने के लिए कितनी कैपिटल जो है वो हमें लगानी पड़ेगी। अब उसके बाद नीचे ये हमें दिया हुआ है, तो हमारा जो चेंज इन के होता है, देखिए कैपिटल में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। और इसके अलावा जो चेंज इन वाई होता है वो क्या होता है कि वो हमारी करंट की इनकम क्या है माइनस में हमारी जो लास्ट ईयर है उनकी इनकम क्या होगी। तो वाई टी माइनस में वाई टी -1, तो ये वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट कर दी नीचे, तो ये हमारा आ गया कि W क्या होता है, W = I बाई वाई टी -1, यानी कि इस फॉर्मूले से भी हम जो है अपने एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक्सेलरेटर है। अब इसके बाद इसकी कुछ एजम्पशन कर लेते हैं कि ये एजम्पशन अगर कंप्लीट हो रही हैं तो उस टाइम एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट हमारी है नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। देखिए जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है, यानी कि जहाँ पे हम कंज्यूमर के लिए गुड्स बना रहे हैं वो इंडस्ट्री, तो वहाँ पे कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होगी, यानी कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो वहाँ पे एक प्रकार से कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे कर पाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा जो है प्रोडक्शन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होगी, कोई भी एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है। फिर सेकंड है कि फिक्स्ड एक्सेलरेटर और फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशो। अब देखिए जो एक्सेलरेटर होता है यानी कि जो त्वरक होता है उसी को हम फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशो बोलते हैं। तो ये कहता है कि फिक्स होगा ये, यानी कि अगर हम 5 रुपये की पूंजी लगा रहे हैं तो वो 1 रुपया ही कमाएगी। तो यही स्टार्टिंग में लेते हैं, यही हमें लास्ट में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार चेंज होता रहेगा कि कभी हमें 1 रुपये के लिए 10 की जो है कैपिटल लगानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ होगा कि एक बार जो हमने यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशो ले लिया है वही रेशो जो है हमारा फिक्स्ड हो जाता है, वही हमारा चलता रहता है। फिर उसके बाद है परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड, कि जो ये यहाँ पे डिमांड होगी वो परमानेंटली इंक्रीज़ होती रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार इंक्रीज़ हुई उसके बाद डिक्रीज़ होगी। तो ये लगातार जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती है, लगातार इसमें कुछ चेंजेस जो है वो आते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि फर्म विल इंक्रीज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखिए यहाँ पे जो फर्म्स होती हैं वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है, ऊपर हमने कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री की बात की थी, वो कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इंक्रीज़ की जा सकती हैं। फिर उसके बाद है कैपिटल इक्विपमेंट इज़ इनडिविजिबल, यानी कि जो कैपिटल इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि मशीन अगर यहाँ पे हमारे पास है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो इनडिविजिबल है। एक मशीन जो है वो कम्प्लीटली यूज की जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो जो है कोई भी काम यहाँ पे नहीं करेगी। फिर उसके बाद है सरप्लस कैपेसिटी इन प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री। सरप्लस कैपेसिटी होगी प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री में, यानी कि जो प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री होगी जहाँ पे मशीनें उत्पादित होती हैं या अन्य जो यहाँ पे इंडस्ट्री हैं उनके लिए कोई प्रोडक्शन होता है तो उनमें सरप्लस कैपेसिटी होगी, वो अपनी जो है यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि यहाँ पे उनके पास जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो क्रेडिट होगा यानी कि जो पैसे होंगे
वो पर्याप्त मात्रा में होंगे, उनके पास पैसे अवेलेबल होंगे, वो कभी भी जो है अपने पैसे लगा सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद है इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्स, कि इलास्टिक सप्लाई का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हम अपने प्रोडक्शन को जो है कभी भी बढ़ा सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जब वो उसकी डिमांड कम होगी तो हम सप्लाई कम कर देंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब यही है कि हम अपनी सप्लाई में इजीली चेंज लेके आ सकते हैं। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, कि यहाँ पे जो हमारे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हैं, ठीक है, उनमें जो होगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी मेन असम्पशन। इसके बाद हम चलते हैं इसके शेड्यूल पे, जो इसमें आपको हम बताएंगे कि एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कैसे यहाँ पे चल रहा होता है। देखिए यहाँ पे हमारी पीरियड ले लिया हमने, अवधि ले ली, फिर उसके बाद जो है हमने प्रोडक्शन यहाँ पे उत्पादन ले लिया, उसके बाद कैपिटल ले ली। तो यहाँ पे हमने असम्पशन ली है कि कैपिटल जो होगी वो हमारी यहाँ पे 3:1 होगी, यानी कि 1 रुपये का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 3 रुपये जो है यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे, तो ये हमारी कैपिटल होगी। फिर उसके बाद घिसावट यानी कि डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब लगातार हम मशीनों का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम क्या होता है कि उनमें कुछ टूट फूट हो जाती है या कुछ घिसावट हो जाती है, तो वो हमारा होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, कि हमें जो है हमारी मशीन में कुछ सालों में कुछ कमियां आई हैं, वो हमारी डेप्रिसिएशन कहलाएगी, घिसावट कहलाएगी। उसके बाद है हमारा पुनर्स्थानापन्न निवेश या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। देखिए रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्लियर हो रहा है कि जब हमारी जो घिसावटें होती हैं, मतलब जितनी टूट फूट हुई है, अगर उसको रिप्लेस करना है, उसमें कुछ सुधार लेके आने हैं, तो हमें वहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ पैसे मशीन पे लगाने पड़ेंगे, तो वो हमारा होगा यहाँ पे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट होगा कि जब हमारे टोटल कैपिटल में जो भी चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है, कि टोटल कैपिटल में जो चेंज होंगे वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट यानी शुद्ध जो है निवेश कहलाएगा। ठीक है, फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सकल निवेश। तो ये होता है हमारा कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस में हम जो है ग्रोस इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस में नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोस इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको सिंपल हमने बातें बता दी हैं। 2 असम्पशन मेन इसमें बताई हैं हमने, ये कि हमारी जो कैपिटल होगी उसका रेशियो होगा 3:1, यानी कि 1 रुपये का प्रोडक्शन करने के लिए 3 रुपये की कैपिटल लगानी पड़ेगी। दूसरा हमने यहाँ लिया है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन जो है 1/5 पार्ट होगा हमारे यहाँ पे कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल का 1/5 पार्ट जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है। ठीक है, अब इस टेबल को समझ लेते हैं हम। देखिए फर्स्ट पीरियड में हमारी इनकम है 500। ठीक है, तो हमारी कैपिटल इनटू में 3 करेंगे। हमने बोला कि 500 रुपये अगर हमें जो है यहाँ पे उसका उत्पादन चाहिए है, तो उससे क्या है कि यहाँ पे बोला था कि 3 गुना लगेगा, तो इसका 3 गुना हुआ हमारा 1500। फिर उसके बाद इसका 1/5 पार्ट अगर हम निकालें, ठीक है, कि 1500 का 1/5 पार्ट अगर हम निकालते हैं, ये हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है, तो ये हमारा होगा 300। ठीक है, तो 300 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन आने के बाद कि जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसी को रिप्लेस करना है, तो वो हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। फिर उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट होता है कि कैपिटल आज क्या है और पहले क्या थी, तो अभी हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि पहले भी इतनी ही जो है कैपिटल थी, इसलिए ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट 0 हो जाता है। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को और नेट इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड चलते हैं। सेकंड पीरियड में हमारी इनकम क्या है, यहाँ पे 10 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गई कि 510 हो गई है, और यहाँ पे जो है इसकी वजह से हमारी जो है कैपिटल में भी चेंज होगा कि 510 इंटू में 3 करेंगे, तो ये हमारा 1530 आ जाएगा। ठीक है, 1530 आया, तो ये इतना आ गया। फिर उसके बाद इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 1530 का हम डेप्रिसिएशन 1/5 यहाँ पे निकालेंगे, तो ये हमारा फिर से 300 आ जाएगा। ठीक है, 300 आ गया।
तो यही बाद में ये हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फिर जो नेट इन्वेस्टमेंट है, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा कि आज हमारी कैपिटल क्या है 1530 है और पहले क्या थी 1500 थी, तो 1500 माइनस कर दिया तो ये हमारी 30 आ गई है, तो ये हमारा आ गया नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट आ गया, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट आ गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये टेबल जो है हमारी ऐसे ही लगातार चलती रहेगी कि जैसे जैसे हमारे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो हमारी कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। लेकिन देखिए यहाँ लास्ट में क्या है कि ये डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी जो है जो कैपिटल है वो भी उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगातार जो है टेबल ऐसे ही चलती रहेगी और ये प्रोसेस हमें बताती है कि कैसे हमारे जो है इनकम में चेंज होने से हमारे कैपिटल में चेंज हो रहा है। ठीक है, कि नेट इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज प्रोडक्शन की डिमांड में होने वाले चेंज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि नेट इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन की डिमांड है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, और इनकम में जो चेंज होता है तो वो क्या होता है, जो इनकम की रेट अगर बढ़ रही है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ पे इनकम रेट कम हो जाती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया सिंपली कि हमारा जो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल है वो कैसे काम कर रहा है, वो क्यों चेंज होता है कि जब हमारी इनकम में चेंज होता है उसकी वजह से हमारी सिंपली जो है कैपिटल में चेंज होता है और ये प्रोसेस जो ऐसे चलती रहती है। तो इसलिए इसका सिंपल फॉर्मूला हमने किया था कि चेंज इन के बाय में चेंज इन वाई। तो हर बार इससे जो है हम निकाल सकते हैं कि कितना चेंज होने से हमारी मतलब कितनी अगर हमें इनकम लेनी है तो उसकी वजह से कितनी कैपिटल हमें लगानी पड़ेगी। थैंक यू, ये था हमारा एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।